मेरे पास एक शिष्य सिम्युलेटर है। अध्याय 11। मेरे मन में कुछ है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं कि मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए या नहीं। जिया निंगजू की जानकारी शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर में दिखाई दी। जिया निंगजू। प्रतिभा, लिंगवा पवित्र शरीर, जन्मजात आध्यात्मिक शिरा, जल आत्मा जड़, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना, गुणी पत्नी और अच्छी मां। खेती, दाव महल क्षेत्र की पहली परत। दावबोन, 20 वर्ष। 20 साल की दावबोन। प्रणाली को तोड़ा नहीं जा सकता, है ना? लू चांगशेंग ने देखा कि जिया निंगजू के पास केवल 20 वर्ष की दाव हड्डी थी, लेकिन उसकी साधना दाव महल क्षेत्र की पहली परत पर थी। उसे डर था कि शिष्य शिक्षुता सिम्युलेटर में कोई त्रुटि हुई है। यदि सिस्टम द्वारा प्रदर्शित जानकारी वास्तव में सच थी, तो जिया निंगजू की योग्यता भयानक थी। दाव महल क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती ली चांगे से भी अधिक अविश्वसनीय थी। उसके पास पहले कभी न सुनी गई लिंगवा पवित्र देह थी और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की जीवन पद्धति थी। निस्संदेह एक साधना प्रतिभा जो 10,000 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यवस्था ने सुझाव दिया कि उसे जिया निंगजू को अपना शिष्य बना लेना चाहिए। बात बस इतनी थी कि जिया निंगजू परिमंडप मास्टर की प्रत्यक्ष शिष्या थी। यह तो छोड़िए कि जिया निंगजू सहमत होगी या नहीं, अगर वह उसे अपना शिष्य बनाने में सफल हो गया, तो परिमंडप मास्टर स्वयं तलवार लेकर उसके पीछे आ सकती है। जहां तक सद्गुणी पत्नी और अच्छी मां की जीवन पद्धति का प्रश्न है, वह नहीं जानता था कि इसका साधना पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। परिजिया, मेरे पास एक मामला है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं कि उसे बताऊं या नहीं। लू चांगशेंग को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस तरह के साधना कौशल को खोना उसके दाव दिल के लिए अफसोस की बात थी। कृपया बोले। जिया निंगजू कुछ उलझन में थी। शू माउंटेन संप्रदाय का यह बुजुर्ग क्या करना चाहता था? मुझे आश्चर्य है कि क्या परिजिया मेरे अधीन शिष्य बनने के लिए तैयार होगी? लू चांगशेंग ने फिर भी हिम्मत दिखाई और बेशर्मी से पूछा। हाँ? जिया निंगजू दंग रह गई। क्या उसने गलत सुना था? क्या लू चांगशेंग जैसा नवजात आत्मा क्षेत्र साधक उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था? न केवल जिया निंगजू, बल्कि एल्डर कुम्यू, लुओ फेंग और अन्य लोग भी आश्चर्य से खुले मुंह रह गए। यदि माउंट शू का तायुआन पूछताछ अमर मंडप में शिष्यों को लुभाने के लिए आता, तो यह एक बात होती, लेकिन माउंट शू का एक आम बुजुर्ग एक परिमंडप के बुजुर्ग को अपना शिष्य बनाना चाहता? इसके अलावा पूछताछ अमर मंडप में जिया निंगजू की स्थिति अधिकांश बुजुर्गों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। बड़े लू बहुत मजाकिया हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास पहले से ही एक गुरु है। जिया निंगजू, जो वास्तव में एक प्रमुख संप्रदाय की प्रत्यक्ष शिष्या थी, ने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया, बल्कि लू चांगशेंग को बाहर निकलने का रास्ता दिया। वास्तव में खेदजनक। लू चांगशेंग गंभीर था। यदि वह पूछताछ अमर मंडप को अपमानित करने से डरता नहीं होता, तो लू चांगशेंग ने जिया निंगक्सू को उसे अपना स्वामी मानने के लिए राजी करने का एक तरीका ढूंढ लिया होता। शिष्य प्रशिक्षुता प्रणाली हर तरह से उत्तम थी, सिवाय इसके कि जब यह स्वचालित रूप से शिष्य उम्मीदवारों की खोज करती थी, तो यह कभी भी चयनित लोगों की पृष्ठभूमि पर विचार नहीं करती थी। लू, ऐसी बातों पर मजाक न करें, यह मामला अत्यावश्यक है और हमें इसकी जांच करने के लिए शीघ्र ही ग्रेट वाइल्डरनेस फ्रंटियर की ओर बढ़ना चाहिए। एल्डर कुम्यू ने भी लू चांगशेंग के साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे वह मजाक कर रहे हों। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज़ेन दर्रे से 2 दर्जन से अधिक प्रकाश की किरणें दक्षिणी पर्वतों की ओर उड़ती हुई निकलीं। इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन ने हुआंग राज्य में एक शाखा क्यों स्थापित की? उनका उद्देश्य क्या था? यह सरल है। एक कारण हुआंग राज्य के भीतर की गतिविधियों पर नजर रखना है, दूसरा बेहतर योग्यता वाले हुआंग जनजाति के आदिवासियों की भर्ती करना है। हमें संदेह है कि दानव जाति ने हमारी शाखा पर खून खराबा किया है। हुआंग राज्य की दानव जाति जरूरी नहीं कि आपके माउंट शू से कमजोर हो। हमें इस यात्रा पर बेहद सतर्क रहना चाहिए। इस मामले के बारे में बात करते समय एल्डर कुम्यू का चेहरा गंभीर हो गया। लू चांगशेंग ने वास्तव में माउंट शू के अभिलेखों से यह जान लिया था कि तथाकथित हुआंग जनजाति प्राचीन काल के वंशज थे, जो हुआंग राज्य के पहाड़ों में बिखरे हुए थे। यद्यपि हुआंग जनजाति के सदस्य मानव जाति से संबंधित थे, फिर भी वे हमेशा जनजातीय तरीके से रहते थे। क्योंकि वे प्राचीन काल के वंशज थे और संख्या में कम थे, फिर भी शारीरिक रूप से मजबूत थे। पूछताछ अमर मंडप ने कभी कभी अपने संप्रदाय को मजबूत करने के लिए हुआंग जनजाति से शिष्यों की भर्ती की। हुआंग राज्य का नाम हुआंग जनजाति के नाम पर रखा गया था। ज़ेन दर्रे के दक्षिण में अंतहीन पहाड़ियां हैं। लू चांगशेंग और उनके समूह ने 2 दिनों तक तलवार की उड़ान से यात्रा की और अंत में यहां पूछताछ अमर मंडप की शाखा में पहुंचे। शाखा की स्थापना हुआंग जनजाति के एक गांव में की गई थी, जो लू चांगशेंग और उनके समूह के आने पर खंडहर में तब्दील हो चुका था। हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं, टूटे हुए पत्थर के घर, खून से सनी सूखी नदी की तलहटी और दरारों में ढकी पत्थर की कुल्हाड़ियां सब देखी जा सकती थीं। वास्तव में यह दानव जाति का काम था। जिया निंगजू ने नीचे विशाल पंजे के निशान को देखा, जो युद्ध के दौरान एक महान दानव द्वारा छोड़ा गया निशान था।
राक्षस जाति की गंध अभी भी उस घाटी में मौजूद थी जहां हुआंग जनजाति निवास करती थी। यह सिर्फ दानव जाति की बात नहीं है, बल्कि दानव संप्रदायों की उपस्थिति के अवशेष भी हैं। एल्डर कुम्यू की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई जब उन्होंने दानव संप्रदायों के निशानों का पता लगाया। लू चांगशेंग की अभिव्यक्ति भी उत्तरोत्तर गंभीर होती गई। जिया राज्य में यद्यपि धर्मी दाओ के 6 प्रमुख संप्रदायों ने प्रतिस्पर्धा की, लेकिन उन्होंने 4 दानव संप्रदायों को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गए, जिसमें दाओ हमेशा राक्षसों पर एक हद तक विजय प्राप्त करते थे। लेकिन अगर 4 दानव संप्रदाय हुआंग राज्य की दानव जाति के साथ सहयोग करते हैं, तो इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। पानी सचमुच गहरा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे बड़ा भाई यहां घट रही घटनाओं से इतना चिंतित है। अलग हो जाओ और खोजो, देखो कि कोई जीवित बचा है या नहीं। हाँ। इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन से आया समूह जीवित बचे लोगों की तलाश में अलग अलग दिशाओं में फैल गया। दाओ महल क्षेत्र के 4 शक्तिशाली लोग हुआंग जनजाति के गांव के ऊपर अपनी उड़ती तलवारों पर खड़े थे। यह बहुत संभव है कि कोई भी जीवित न बचा हो। क्या दानव जाति का उद्देश्य इस हुआंग जनजाति का विनाश करना और संयोगवश हमारी शाखा को नष्ट करना था, या वे विशेष रूप से हमारी शाखा के लिए आए थे? लुओफेंग का चेहरा बदसूरत था। यही वह बात है जिसकी मुझे चिंता है। हम सच्चाई की झलक तभी पा सकेंगे जब हमें जीवित बचे लोग मिल जाएंगे। बुजुर्ग कुम्यू का चेहरा पेड़ की छाल की तरह झुर्रीदार और चिंता से भरा हुआ था। जिया निंगजू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह चुप रही। हुआंग जनजाति के हजारों लोग एक ही रात में खत्म हो गए। बड़ो, हमें यहां कोई नहीं मिला। हमने भी नहीं। आह! पास के जंगल की खोज के लिए जिम्मेदार कई इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन शिष्यों की चीखें सुनाई दी। लू चांगशेंग, एल्डर कुम्यू, लुओफेंग और जिया निंगजू सभी ने तुरंत अपनी नजर दक्षिण की ओर घुमाई, जहां एक जानवर का पंजा 100 झांग चौड़ा दिखाई दिया, जो गोल्डन कोर दायरे से एक पूछताछ अमर मंडप शिष्य पर हमला कर रहा था। गोल्डन कोर रियल्म के शिष्य ने जानवर के पंजे के हमले की सीमा से बचने के लिए तलवार उड़ान का प्रयास किया। बुजुर्गों, मुझे बचाओ! धमाका! निर्दयी जानवर के पंजे ने गोल्डन कोर रियल्म शिष्य को जमीन पर पटक दिया और एक ही झटके में उसे मिटा दिया। धरती हिल गई और धूल और पत्थर चारों ओर उड़ने लगे। हम पर घात लगाकर हमला किया गया है, यह बुरी बात है। लू चांगशेंग ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और अपना पूरा ध्यान एकाग्र कर लिया। यह मूल्यांकन मिशन अत्यधिक खतरे से भरा था। हा, हमें वह व्यक्ति नहीं मिला, बल्कि तुम हमारे पास आए। चूंकि तुम यहां हो, इसलिए हम तुम्हें भी नीचे ले जाएंगे। घाटी के चारों ओर सैकड़ों आकृतियां दिखाई दीं, जिनमें एक व्यक्ति सबसे आगे था जिसके चेहरे पर तलवार का निशान था। वह काली तलवार की पोशाक पहने हुए था तथा भयंकरता बिखेर रहा था। पूछताछ अमर मंडप के 20 से अधिक लोग भयभीत हो गए जब उन्होंने चारों ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरह से दानव संप्रदाय के शिष्यों से घिरे हुए थे। ईविल स्वॉर्ड, पुनर्जन्म हॉल का एक बुजुर्ग, दाओ पैलेस दायरे में मेरे समान स्तर पर है। जब तक आप टीम का नेतृत्व करते हैं और घेराबंदी तोड़ते हैं, मैं उसे रोक कर रखूंगा। बुजुर्ग कुम्यू ने गुप्त रूप से लू चांगशेंग, लुओफेंग और जिया निंगक्सू को संदेश भेजा। तो फिर आप क्या करेंगे, बड़े? जब समय आएगा तो मैं भागने का रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम यहां कतई नहीं मर सकते, वरना मैं मंडप मास्टर को यह नहीं समझा सकता। एल्डर कुम्यू दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने किसी भी हालत में पेवेलियन मास्टर द्वारा सर्वाधिक मूल्यवान माने जाने वाले शिष्य को बचाने का निश्चय किया। कुम्यू, आपके पास वहां 2 दाओ पैलेस दायरे के सहायक हैं, और मेरे पास भी यहां 2 दाओ पैलेस दायरे के बुजुर्ग हैं, लेकिन मैंने दानव जाति के ब्लैक टाइगर दाववादी को भी बुलाया है। आज आप सभी को यहां दफनाया जाएगा। हा। दुष्ट तलवार जोर से हंस पड़ी। 4 दाओ महल क्षेत्र साधक और सैकड़ों दानव संप्रदाय के शिष्य पूछताछ अमर मंडप की केवल 3 दाओ महल क्षेत्र साधकों की टीम का सामना कर रहे थे, लगभग निश्चित जीत। लू को एहसास हुआ कि ईविल स्वॉर्ड उसे गिनना भूल गया था, जो कि दाओ पैलेस क्षेत्र का एक और साधक था। अध्याय 12 ब्लैक टाइगर दाओइस्ट। बाघ के सिर और मानव शरीर वाला एक महान दानव दुष्ट तलवार के पास प्रकट हुआ, जो पूछताछ अमर मंडप से समूह को ठंडे दिमाग से देख रहा था। दुष्ट तलवार, तुम कुम्यू से निपटो, मैं बाकी लोगों का ख्याल रखूंगा। कोई बात नहीं। दुष्ट तलवार ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके पीछे की विशाल तलवार उड़कर उसके हाथ में आ गिरी और वह क्रूरता से तलवार की धार को चाटने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी नजर में लू चांगशेंग और उसकी पार्टी पहले से ही लाश बन चुकी थी। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट, हुआंग राज्य के दाओ पैलेस की चौथी परत का एक महान दानव, अक्सर हुआंग जनजाति के मनुष्यों को खा जाता है और स्वाभाविक रूप से क्रूर और खूनी है। यह अच्छा नहीं है। 800 वर्षों तक जीवित रहने के कारण एल्डर कुम्यू अनुभवी और ज्ञानी थे और उन्हें हुआंग राज्य के अप्रवासी साधकों की भी समझ थी। एल्डर कुम्यू पुनर्जन्म हॉल से एल्डर ईविल तलवार को रोक सकता था, लेकिन वह ब्लैक टाइगर दाओइस्ट का प्रबंधन करने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसलिए एल्डर कुम्यू ने गुप्त रूप से एक संदेश प्रेषित किया,
जिसमें लू चांगशेंग, जिया निंगज्यू, लुओफेंग और अन्य लोगों को भागने का रास्ता खोजने के लिए कहा गया। आक्रमण करना। विभिन्न हथियारों से लैस राक्षस संप्रदाय के कई सौ शिष्यों ने लू चांगशेंग और उसके समूह पर सभी दिशाओं से हमला किया। मेरे पीछे आओ और घेराबंदी तोड़ दो। जिया निंगज्यू ने एक बर्फ सी सफेद लंबी तलवार निकाली और उसकी तलवार क्यूई ने कई दानव संप्रदाय के अनुयायियों को मार डाला, क्योंकि वह भागने के लिए आक्रमण का नेतृत्व कर रही थी। हे विधर्मियों और बुरे लोगों, तुम अपनी मौत स्वयं चाहते हो। स्वर्ग जलती तलवार। लुओफेंग ने एक कीमती तलवार बुलाई, जिससे भयंकर लपटें उठने लगीं। आग की लपटों में फंसे दानव संप्रदाय के शिष्यों को राख में बदलने से पहले चीखने का भी मौका नहीं मिला। पूछताछ। अमर मंडप 6 प्रमुख धर्मी दाव में से एक है और इसके दाव पैलेस क्षेत्र के बुजुर्ग किसी भी तरह से साधारण नहीं है। हालांकि पुनर्जन्म हॉल से दाव पैलेस क्षेत्र के 2 बुजुर्गों ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। जंजीरों के झूलने की आवाज सुनाई दे रही थी और जंजीर के अंत में लगी दरांती हवा में जिया निंगज्यू की ओर वार कर रही थी। जिया निंगज्यू ने दरांती पर वार करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन तलवार जंजीर में उलझ गई और दरांती फिर भी जिया निंगज्यू की ओर उड़ गई। तोड़ना। जिया निंगज्यू ने अपनी बाईं हथेली से थप्पड़ मारा, जिससे हवा में चीरती हुई दरांती निकल गई। फिर से तोड़ो। अपने दाहिने हाथ से तलवार चलाते हुए जिया निंगज्यू की तेज तलवार क्यू ने जंजीर को काट दिया। उच्च गुणवत्ता का अर्जित आत्मा खजाना। पुनर्जन्म हॉल के बुजुर्ग, जिसने जिया निंगज्यू पर हमला किया था, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जिया निंगज्यू की तलवार असाधारण रूप से तेज थी, जिसने तलवार क्यूई के साथ उसकी जंजीर और दरांती को काट दिया था। ठंडी ठंड की एक तलवार। जिया निंगज्यू ने एक ठंडी बर्फ की तलवार क्यू निकाली जो दर्जनों गज तक फैली हुई थी और जहां भी वह गुजरती थी वहां की हवा को बर्फ में बदल देती थी। पुनर्जन्म हॉल के बुजुर्ग समय पर बच नहीं सके और जिया निंगज्यू की तलवार क्यूई से उनका एक हाथ कट गया। घाव बर्फ से जम गया था और पुनर्जन्म हॉल के बुजुर्ग ने पीड़ा और क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई। वह भी दाव पैलेस की पहली परत का था, लेकिन जिया निंगक्सू, जो लिंगवा पवित्र शरीर और जन्मजात आध्यात्मिक शिरा के साथ पैदा हुआ था और एक उच्च गुणवत्ता वाले अर्जित आत्मा खजाने से संपन्न था, उसने पुनर्जन्म हॉल के बुजुर्ग को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। पहुंच के भीतर, पृथ्वी के छोर। जिया निंगज्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत पुनर्जन्म हॉल के बुजुर्ग के सामने प्रकट हुई और एक तलवार के वार से उसे मार डाला। दानव संप्रदाय के शिष्यों के साथ चुपके से व्यवहार करते समय लू चांगशेंग मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। जिया निंगज्यू स्पष्ट रूप से इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन का एक साधारण बुजुर्ग नहीं था। बेकार कचरा। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट की दबी हुई आवाज गूंजी, जैसे एक विशालकाय जानवर का पंजा प्रकट हुआ और जिया निंगज्यू की ओर प्रहार किया। बर्फ तलवार डोमेन। जिया निंगज्यू के चारों ओर की हवा बर्फ में जम गई और उसके सामने बर्फ की धारें तलवार क्यूई का रूप ले गईं। दरार। जानवर के पंजे ने बर्फ की तलवार क्यूई को तोड़ दिया और जिया निंगज्यू पर हमला किया। पोह। जिया निंगज्यू ब्लैक टाइगर दाओइस्ट के प्रहार से घायल हो गई, उसके मुंह से खून बहने लगा, उसका रंग पीला पड़ गया। यद्यपि वह उसी क्षेत्र में लगभग अजेय थी, ब्लैक टाइगर दाओइस्ट एक चौथी परत का दाव पैलेस महान दानव था, जो उससे 3 क्षेत्र ऊपर था। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट, पुनर्जन्म हॉल के साथ मिलीभगत करके, क्या आप 6 प्रमुख धर्मी दाव से डरते नहीं हैं? जिया निंगज्यू की अभिव्यक्ति ठंडी बनी रही। स्थिति जितनी अधिक खतरनाक थी, उतना ही अधिक उसे तर्कसंगत बने रहने की आवश्यकता थी। 6 प्रमुख धर्मी दाव का मतलब बकवास है। एक दिन मैं माउंट शू पर हमला करूंगा और 1 लाख शिष्यों को खा जाऊंगा। मरना। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट ने निर्दयतापूर्वक हमला किया, उसका जानवर पंजा फिर से बाहर निकल गया। जिया निंगज्यू ने जानवर के पंजे से बचने के लिए अपनी उड़ती तलवार पर पैर रखा। लेकिन जैसे जैसे उस जानवर का पंजा हवा के साथ बढ़ता गया, वह एक छोटे पहाड़ की तरह हो गया, जो अभी भी जोर से नीचे गिर रहा था। पफट। जिया निंगज्यू ने फिर से खून थूका, उसका चेहरा रंगहीन हो गया। उनके 3 क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना जिया निंगज्यू के लिए मुश्किल हो गया। छोटी बहन। लुओफेंग एक अन्य पुनर्जन्म हॉल एल्डर के साथ भयंकर युद्ध में फंसा हुआ था और उसने देखा कि जिया निंगक्सू को ब्लैक टाइगर दाओइस्ट द्वारा नष्ट कर दिया जाने वाला था। उसकी चिंता आग की तरह जल रही थी। लेकिन वह और पुनर्जन्म हॉल एल्डर दोनों ही दाव पैलेस क्षेत्र की दूसरी परत के थे और उनकी घातक लड़ाई में समान रूप से मुकाबला किया गया, जिससे सहायता करने के लिए कोई भी प्रयास करने में असमर्थ थे। मरना। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट लगातार अपने पंजों से प्रहार कर रहा था, आकाश और धरती को ढकते हुए वे नीचे गिर रहे थे, जिससे जमीन हिल रही थी। जिया निंगज्यू थोड़ी अस्तव्यस्त दिखाई दी, उसके पास तलवार से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आह! इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन का एक अन्य शिष्य मारा गया और आकाश से गिर गया। दानव संप्रदायों की घेराबंदी के तहत पूछताछ अमर मंडप के 20 से अधिक लोगों की संख्या जल्द ही घटकर 10 से अधिक रह गई। लू चांगशेंग ने ताइकिंग वूजी तकनीक को सक्रिय किया, 9 स्वर्गों की शाही थंडर तलवार को चलाते हुए पुनर्जन्म हॉल के 3 नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्गों के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ी, बिना किसी नुकसान के।
9 स्वर्गों की शाही थंडर तलवार को घुमाते हुए तलवार हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ चली, जिसने 2 पुनर्जन्म हॉल के बुजुर्गों का सफाया कर दिया। पुनर्जन्म हॉल से प्राप्त खुफिया जानकारी के अनुसार लू चांगशेंग माउंट शू से नवजात आत्मा क्षेत्र का एक बुजुर्ग था, लेकिन वास्तव में वह पहले ही दाओ पैलेस क्षेत्र में पहुंच चुका था। पुनर्जन्म हॉल ने खुफिया जानकारी में गड़बड़ी कर दी थी, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा, और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई लू चांगशेंग और अधिक शक्तिशाली होता गया तथा उसने पुनर्जन्म हॉल के 7 या 8 शिष्यों को मार डाला। सबसे अधिक परेशानी ब्लैक टाइगर दाओवादी से है। भले ही मैं सभी दानव संप्रदाय के शिष्यों को मार दूं, अगर जिया निंगक्सू को ब्लैक टाइगर दाओवादी द्वारा मार दिया जाता है तो मुझे भी आपदा का सामना करना पड़ेगा। लू चांगशेंग ने हिम्मत जुटाई और अपनी तलवार से ब्लैक टाइगर दाओइस्ट पर पीछे से हमला किया। एकमात्र नवजात आत्मा क्षेत्र दाओवादी मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ब्लैक टाइगर दाओइस्ट ने महसूस किया कि तलवार क्यों ही पीछे से आ रही है और उसने अपनी हथेली से लापरवाही से वार करने के लिए पीछे मुड़ गया। असंख्य तलवारें मूल स्थान पर लौटती हैं। लू चांगशेंग ने ताइक्विंग वूजी तकनीक को सक्रिय किया और उनके डेंटियन से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह निकला। मध्य हवा में सघन आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी 10,000 से अधिक आत्मिक तलवारें ब्लैक टाइगर दाओइस्ट पर निशाना साध रही थीं। उस क्षण में लू चांगशेंग ने अपनी ताकत को छिपाया नहीं बल्कि अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। क्या आप दाओ पैलेस क्षेत्र में हैं? ब्लैक टाइगर दाओइस्ट को अचानक आश्चर्य हुआ और क्योंकि उसने गलत अनुमान लगाया था, उसने लू चांगशेंग की हथेली को रोकने के लिए बहुत कम शक्ति का उपयोग किया। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट की हथेली की शक्ति ने केवल 3,000 आत्मा तलवारों को नष्ट कर दिया और 7,000 से अधिक तलवारों ने उस पर बमबारी की। बूम बूम बूम। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट बिना तैयारी के बार बार आत्मा की तलवारों से मारा गया और खुद को बहुत ही अजीब स्थिति में पाया। चल दर। लू चांगशेंग को पता था कि अचानक हमला करके वह ब्लैक टाइगर दाओइस्ट को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, लेकिन उसे 3 लोगों में मार डालने का विचार बहुत कठिन था। जिया निंगज्यू के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। लू चांगशेंग भी दाओ पैलेस क्षेत्र का था, जबकि उसने तब तक लुओ फेंग के ताने सहे थे। पूछताछ अमर मंडप से समूह ने पीछे हटते समय लड़ाई लड़ी और 3 दाओ पैलेस क्षेत्र के व्यक्तियों के नेतृत्व में उन्होंने घेरा तोड़ दिया। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, अक्षम्य। ब्लैक टाइगर हार्ट डिवोरिंग। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट ने क्रोधित होकर इंक्वायरी इमोर्टल पैवेलियन से समूह की ओर काली धुंध की एक लहर भेजी। अच्छा नहीं, वह हमारी आत्माओं को निशाना बना रहा है। छोड़ो, मैं इसे रोक दूंगा। दाओ प्रकृति का अनुसरण करता है। जिया निंगजू सबके पीछे खड़ी थी और ब्लैक टाइगर दाओइस्ट के हमले को बलपूर्वक सहन कर रही थी। जिस क्षण काली धुंध ने उसे मारा, जिया निंगज्यू की आत्मा को ऐसा लगा जैसे उस पर कोई गहरा प्रहार हुआ हो और उसकी आंखें बेजान हो गईं। मेरी ब्लैक टाइगर हार्ट डिवोरिंग तकनीक से प्रभावित होकर कुछ ही समय में आपकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट अपनी तकनीक में बहुत आश्वस्त था। उन्होंने इस चाल का प्रयोग अनगिनत असाधारण प्राणियों को नष्ट करने के लिए किया था। यह अमृत गोली ले लो। लू चांगशेंग ब्लैक टाइगर दाओइस्ट के पीछा से अकेले बचने में असमर्थ, निर्णायक रूप से एक रैंक 7 9 नेदर सोल गैदरिंग पिल निकाली और इसे जिया निंगक्सू को खिला दिया। जिया निंगजू की आत्मा फिर से जाग उठी, उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। वह चमत्कारिक रूप से बच गई, उसे यह लगभग अविश्वसनीय लग रहा था। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट ने अपनी अनूठी दाओ तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा खर्च की, फिर भी जिया निंगक्सू को लू चांगशेंग द्वारा आसानी से बचा लिया गया। अध्याय 13। क्या ग्रेड 7 अमृत गोलियां वास्तव में दुर्लभ हैं? घाटी में काली धुंध छा गई, जिससे अनगिनत पक्षी चौंककर उड़ने लगे। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट की भयानक दिव्य भावना ने पूरी घाटी को स्कैन किया, लेकिन लू चांगशेंग और जिया निंगजू का कोई सुराग नहीं मिला और फिर वे चले गए। घाटी में सन्नाटा छा गया। 1 घंटे बाद काली धुंध वापस आ गई। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट अपने आप पर दोगुना हो गया था। ऐसा लगता है कि वे सचमुच यहां नहीं हैं। अपने आप से बुदबुदाते हुए ब्लैक टाइगर दाओइस्ट बादलों और धुंध को उस क्षेत्र से दूर ले गया। ब्लैक टाइगर दाओवादी वास्तव में विश्वासघाती है। वास्तविक खलनायक टीवी नाटकों में दिखाए जाने वाले खलनायकों से कहीं अधिक चालाक होते हैं। चलो अभी गुफा से बाहर नहीं निकलते। एकांत गुफा के अंदर लू चांगशेंग ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, ब्लैक टाइगर दाओइस्ट की दमनकारी आभा को महसूस करते हुए अंततः राहत की सांस ली। हुआंग राज्य के लुटेरे साधकों में ब्लैक टाइगर दाओइस्ट अपनी क्रूरता और चालाक व्यक्तित्व के लिए कुख्यात था। लू चांगशेंग और जिया निंगजू उसके पीछा से बाल बाल बच गए थे। यदि वे अभी बाहर गए तो ब्लैक टाइगर दाओइस्ट से मुठभेड़ की आशंका के कारण लू चांगशेंग ने कुछ और दिन गुफा में ही रहने का निर्णय लिया। लू चांगशेंग ध्यान में बैठे हुए अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहे थे। जिया निंगजू की सांसों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। जिया निंगजू ब्लैक टाइगर दाओइस्ट द्वारा घायल हो गई थी और ठीक होने के लिए आराम कर रही थी। जब ब्लैक टाइगर दाओइस्ट की दाओ तकनीक ने मेरी आत्मा को चकनाचूर कर दिया था,
तो क्या यह आप ही थे जिन्होंने मेरी आत्मा को पुनः जोड़ने में मदद करने के लिए 7वीं श्रेणी के अमृत 9 नेदर सोल गैदरिंग पिल का उपयोग किया था? जिया निंगज़ू ने अपनी चमकदार आंखें खोली और मिश्रित भावनाओं के साथ लू चांगशेंग को देखा। 9 नीदर आत्मा एकत्रीकरण गोली एक 7वीं श्रेणी का अमृत था, कुछ ऐसा जो दाओ पैलेस में बुजुर्गों तक भी नहीं पहुंच पाया था, और यहां तक कि जांच अमर मंडप के मंडप मास्टर भी कई का उत्पादन नहीं कर सके थे। फिर भी लू चांगशेंग ने उसे सीधे तौर पर यह दवा दी, जिससे ब्लैक टाइगर दाववादी की दाव तकनीक भंग हो गई और उसकी जान बच गई। क्या 7वीं श्रेणी की अमृत गोलियां बहुत दुर्लभ हैं? लू चांगशेंग हैरान था। वह जानता था कि 7वीं कक्षा की अमृत गोलियां मूल्यवान थीं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितनी दुर्लभ थीं। आखिरकार यह शिष्य प्रशिक्षुता प्रणाली की ओर से एक पुरस्कार था, जिसे वह निश्चित मानता था वह भविष्य में और अधिक पाने के लिए इस प्रणाली से हमेशा लाभ उठा सकता था। आप जिया निंगज़ू की पुतलियां कांप उठीं। लू चांगशेंग ने जो कहा, क्या उसके लिए 7वीं कक्षा की अमृत गोलियां महत्वहीन थीं? यहां तक कि उसका अपना स्वामी भी ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? यहां 5वीं श्रेणी की अमृत गोली स्कारलेट ब्लड कंसोलिडेटिंग एसेंस पिल है, जो घावों को ठीक कर सकती है और जीवन शक्ति को बहाल कर सकती है। यह देखकर कि जिया निंगज़ू की चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, लू चांगशेंग ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं, जिससे एक गोली निकल गई। 5वीं कक्षा की अमृत गोली। क्या तुम सचमुच मुझे यह दे रहे हो? जिया निंगज़ू ने अमृत की गोली पकड़ ली, अविश्वास से। लू चांगशेंग का चेहरा शांत रहा, मानो उसके लिए 5वीं कक्षा की अमृत गोली कचरे के समान महत्वहीन हो। आपको अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को जल्द से जल्द पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि हमारे पास भागने का मौका हो। अन्यथा अकेले मेरी शक्ति के साथ ब्लैक टाइगर दाओइस्ट का सामना करना केवल एक मृत अंत की ओर ले जाएगा। इसे पारस्परिक लाभ समझें। लू चांगशेंग को पता था कि अगर वे दोनों अपनी ताकत को दाओ पैलेस क्षेत्र के पहले स्तर पर बहाल कर लेते हैं, तो वे एक साथ ब्लैक टाइगर दाओइस्ट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि उसने उसे स्कारलेट ब्लड कंसोलिडेटिंग एसेंस पिल की पेशकश की। ठीक है। जिया निंगज़ू समझ गई कि अपनी मौजूदा मुश्किल में उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। किसी भी दिखावे को छोड़कर उसने स्कारलेट ब्लड कंसोलिडेटिंग एसेंस पिल खा ली, ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, पिल की शक्ति को परिष्कृत किया और उसके घाव उल्लेखनीय गति से ठीक हो गए। लू चांगशेंग ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए 4थी श्रेणी की अमृत गोली अर्थ स्पिरिट पिल का भी सेवन किया। सौभाग्य से शिष्य प्रशिक्षुता प्रणाली ने पहाड़ से उतरने से पहले उन्हें बहुत सारी शानदार अमृत गोलियों से पुरस्कृत किया था, जिससे लू चांगशेंग इस आपदा से बाल बाल बच गए। लू चांगशेंग और जिया निंगज़ू 3 दिनों तक गुफा में रहे। जिया निंगज़ू की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और लू चांगशेंग की आध्यात्मिक ऊर्जा भी अपनी पूरी क्षमता तक बहाल हो गई। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट 3 दिनों से वापस नहीं आया है। अब हम बाहर जा सकते हैं। लू चांगशेंग ने हुआंग राज्य की स्थिति के बारे में अपने वरिष्ठ भाई को रिपोर्ट करने के लिए माउंट शू लौटने की योजना बनाई। लू चांगशेंग और जिया निंगज़ू ने पूछताछ अमर मंडप से शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व किया, जो घेरे को तोड़कर आगे बढ़े। अन्य शिष्य कम कौशल वाले ब्लैक टाइगर दाओइस्ट और पुनर्जन्म हॉल द्वारा पीछा किए जाने के दौरान मारे गए। जहां तक पूछताछ अमर मंडप के एल्डर कुम्यू और एल्डर लुओफेंग का सवाल है, उनका ठिकाना अज्ञात था। यदि लू चांगशेंग ने अपने दाओ पैलेस क्षेत्र की साधना का खुलासा नहीं किया होता, तो जिया निंगज़ू को भी ब्लैक टाइगर दाओइस्ट द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। अपनी यात्रा के परिणाम के बारे में सोचते हुए जिया निंगज़ू के नाजुक चेहरे पर चिंता की एक झलक उभरी। बड़े लू, मैं आपका जीवन ऋणी हूं। आप चाहते हैं कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं? यदि तुम मुझे ऋण चुकाना चाहते हो तो मुझे अपना स्वामी क्यों नहीं बना लेते? क्या तुम गंभीर हो? लेकिन मैंने अपने संप्रदाय के प्रति जहरीली शपथ ली है कि मैं कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। इसके अलावा आप जो भी कहेंगे मैं उससे सहमत हो सकता हूं। जिया निंगज़ू हैरान रह गई। उसने सोचा कि लू चांगशेंग केवल मजाक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस मामले को फिर से उठाएगा। इसके अलावा मैं इस समय किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लू चांगशेंग के पास वास्तव में जादुई खजानों या साधना तकनीकों के मामले में कोई कमी नहीं थी। उचित कार्यवाही यह थी कि माउंट शू पर वापस लौटने का रास्ता खोजा जाए। समझा? जिया निंगज़ू को एहसान चुकाने की कोई जल्दी नहीं थी। दोनों 6 रूढ़िवादी संप्रदायों के सदस्य और युवा बुजुर्ग थे, वे अनिवार्य रूप से फिर से रास्ते पार करेंगे। लू चांगशेंग और जिया निंगज़ू उस गुफा से बाहर निकल आए जहां वे छिपे हुए थे। अचानक जिया निंगज़ू को संदेह हुआ जब उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल चट्टान पर एक अजीब पैटर्न देखा। यह एक गुप्त संकेत है जिसका उपयोग इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन के शिष्यों द्वारा संवाद करने के लिए किया जाता है। हुआंग राज्य शाखा का एक शिष्य अभी भी जीवित है, यह वह संकेत है जो उसने छोड़ा था। जिया निंगज़ू के चेहरे के भाव धीरे धीरे साफ हो गए। हुआंग राज्य शाखा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, कुछ लोग बचे हुए थे।
वह उत्तर की ओर भाग गई है। मुझे आशा है कि ब्लैक टाइगर दाओइस्ट ने उसका सामना नहीं किया होगा। चलो जल्दी से चलें और पकड़ लें। लू चांगशेंग और जियानिंगजू अपनी उड़ती तलवारों पर जमीन को छूते हुए उत्तर की ओर उड़े। अगले दिन जब लू चांगशेंग और जियानिंगजू एक उजाड़ गांव में पहुंचे तो उन्होंने गांव को अपनी दिव्य इंद्रिय से घेर लिया और दो आभाओं का पता लगाया, एक मजबूत और एक कमजोर। बाहर आओ, लू चांगशेंग चिल्लाया। राक्षस संप्रदायों, मैं तुमसे लड़ूंगा। हम एक साथ नष्ट हो जाएंगे। गांव के अंदर से एक उड़ती हुई तलवार उन पर फेंकी गई, जो एक हताश करने वाली चाल थी जिसका परिणाम आपसी विनाश था। रुको, मैं इंक्वायरी इमोर्टल पैवेलियन की जियानिंगज्यू हूं। जियानिंगज्यू ने यह महसूस करते हुए कि दूसरा व्यक्ति उसका अपना है, धीरे से डांटा। उड़ती तलवार हवा में मंडरा रही थी और तलवार चलाने वाला व्यक्ति इंक्वायरी इमोर्टल पैवेलियन की एक महिला गोल्डन कोर रियल्म शिष्य थी। शिष्य पवित्र युवती को सम्मान देता है। महिला गोल्डन कोर रियल्म शिष्या जियानिंगजू को देखकर भावना से अभिभूत हो गई और सम्मान देने के लिए जल्दी से अपनी तलवार वापस ले आई। पवित्र युवती? लू चांगशेंग ने जियानिंगजू को अजीब भाव से देखा। पूछताछ अमर मंडप में इस व्यक्ति की स्थिति वास्तव में कम नहीं थी, लेकिन जियानिंगजू अभी भी उसका एहसान चुकाने के लिए बाध्य थी। पुनर्जन्म हॉल से दुष्ट तलवार और दानव जाति से ब्लैक टाइगर दाओइस्ट ने हमारी शाखा का नरसंहार करने के लिए सेना में शामिल हो गए। मैं एकमात्र था जो एक सुरंग के माध्यम से भागने में कामयाब रहा, अन्य। यह कहते हुए शिष्या का गला भर आया और उसकी आंखें लाल हो गईं। हमने ईविल स्वॉर्ड और ब्लैक टाइगर दाओइस्ट का भी सामना किया है। तो फिर, पवित्र युवती, हम दोनों को छोड़कर बाकी लोग या तो मर चुके हैं या लापता हैं। यह बात तो समझ में आती है। पवित्र युवती ने बहुत समय तक साधना नहीं की है और वह ब्लैक टाइगर दाओइस्ट के बराबर नहीं है। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट ने हमारी इंक्वायरी इमोर्टल पैवेलियन शाखा पर हमला क्यों किया? जियानिंगजू ने अपना संयम वापस पा लिया। इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य हुआंग राज्य में घटित घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करना था। इस मामले में एक और व्यक्ति शामिल है। ब्लैक टाइगर दाओइस्ट और रीइंकारनेशन हॉल शायद इस व्यक्ति के लिए आए हैं। बाहर आओ। महिला शिष्या ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और पत्थर के घर में छिपे एक अन्य व्यक्ति को आवाज लगाई। लू चांगशेंग ने पत्थर के घर की ओर देखा तो देखा कि एक छोटी लड़की, जिसका चेहरा कीचड़ से सना हुआ था, लकड़ी के दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी और घबराहट से उनकी ओर देख रही थी। डिंग, सिस्टम को शिष्यत्व के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार मिल गया है। एक मिल गया है। अध्याय 14, दूसरा शिष्य। शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर ने अचानक प्रतिक्रिया की और चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सुनहरी रोशनी का स्रोत एक छोटी लड़की थी जो लकड़ी के दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी और कुछ डरी हुई सी दिख रही थी। छोटी लड़की की जानकारी शिष्य शिक्षुता सिम्युलेटर में दिखाई दी। नाम, कोई नहीं। जाति, हुआंग जनजाति। प्रतिभा, मार्शल किंग दिव्यकाया, अग्नि आत्माजड़, दुखद भाग्य। साधना, क्यूई परिवर्तन क्षेत्र का 5वां स्तर। दाओ बोन, 7 वर्ष। 7 वर्षों के दाओ अस्थि के साथ हुआंग जनजाति और क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर खेती। क्या इस नन्हे शिशु का जन्म क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में हुआ होगा? लू चांगशेंग ने सुना था कि हुआंग जनजाति एक प्राचीन जनजाति के वंशज थे, जिनके कुछ वंशजों के रक्त संबंध मजबूत थे और वे उच्च स्तर की साधना के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटी लड़की के पास एक विशेष संविधान होगा, मार्शल किंग दिव्यकाया। एकमात्र दुख की बात यह थी कि लड़की का भाग्यक्रम अच्छा नहीं था। लू चांगशेंग ने अपना हाथ हिलाया और हालांकि छोटी लड़की अभी भी डरपोक थी, वह लू चांगशेंग के जन्मजात ताओवादी शरीर के आकर्षण से खींची चली आई। 1 महीने पहले हुआंग जनजाति के योद्धाओं के एक समूह ने उसकी रक्षा की और हमारे शाखा मंडप में शरण ली, लेकिन ब्लैक टाइगर दाओइस्ट और पुनर्जन्म हॉल द्वारा उन पर हमला किया गया। हॉल मास्टर ने मुझे निर्देश दिया कि मैं उसे ले जाऊं और मरने से पहले सुरंग के माध्यम से भाग जाऊं। इसके बाद हॉल मास्टर ने आत्मविनाश का विकल्प चुना, जिससे सुरंग का प्रवेश द्वार नष्ट हो गया और मैं सुरक्षित भागने में सफल रही, जब तक कि मेरी मुलाकात पवित्र युवती से नहीं हुई। महिला शिष्या ने हुआंग राज्य में घटित घटनाओं के कारण और परिणाम बताए। चूंकि हुआंग राज्य का मामला उससे बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसे संप्रदाय में वापस ले जा सकते हैं और निपटान के लिए मंडप मास्टर को सौंप सकते हैं। जियानिंगज्यू को एक सुराग मिला और उसने छोटी लड़की को पूछताछ अमर मंडप में वापस ले जाने की योजना बनाई। एक क्षण रुको। लू चांगशेंग को अंततः असाधारण प्रतिभा वाला एक उम्मीदवार शिष्य मिल गया था और वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जियानिंगज्यू को रोक दिया। क्या बात? चूंकि परी जिया मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं अगला सबसे अच्छा विकल्प तलाशने की योजना बना रहा हूं और इस लड़की को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर उसे वापस माउंट शू ले जाऊंगा। आप माउंट शू से हैं? यह व्यक्ति हमारे पूछताछ अमर मंडप द्वारा पाया गया था। आप उसे माउंट शू कैसे ले जा सकते हैं? महिला शिष्य चिंतित हो गई, क्योंकि हुआंग जनजाति की इस छोटी लड़की को बचाने की कोशिश में उनका शाखा मंडप लगभग नष्ट हो गया था।
तुम मुझ पर एहसान करते हो, है ना? लू चांगशेंग ने जिया निंगजू की ओर देखा, जो प्रभारी थी। जिया निंगजू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी, तो फिर उसे ले जाओ। पवित्र युवती, यदि मंडप मास्टर ने दोष दे दिया तो क्या होगा? मैं इसे अकेले ही झेलूंगा। इसके अलावा उसकी सुरक्षा माउंट शू को सौंपना बेहतर होगा। आखिरकार माउंट शू की नींव हमारे इंक्वायरी इमॉर्टल पेवेलियन की नींव से भी ज्यादा मजबूत है। मैं आदेश का पालन करता हूं। पूछताछ अमर मंडप की महिला शिष्या पवित्र युवती जिया निंगक्सू की बहुत प्रशंसा करती थी। एक बार जब जिया निंगक्सू ने कोई निर्णय ले लिया तो वह और अधिक जिद नहीं करती थी। हम अब ज़ेन नान दर्रे से ज्यादा दूर नहीं हैं, और मुझे लगता है कि ब्लैक टाइगर दाववादी हमारे पूछताछ अमर मंडप के क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो एल्डर लू, मैं विदा लेता हूं। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जिया निंगजू ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और उड़ती तलवार खुल गई तथा उसे और महिला शिष्या को वापस संप्रदाय में ले गई। जाने से पहले जिया निंगजू ने लू चांगशेंग को गहराई से देखा। इस व्यक्ति का हृदय सर्वोच्च गुणवत्ता वाला है, लू चांगशेंग ने कहा। जिया निंगजू का चरित्र भी दुनिया में दुर्लभ था। केवल लू चांगशेंग और हुआंग जनजाति की छोटी लड़की ही बची। क्या आपका कोई नाम है? छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि हम गुरु शिष्य की तरह भाग्य साझा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा नाम लियान रखूंगा। अब से मैं तुम्हारा गुरु हूं। लू चांगशेंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना। आखिरकार उसे शिष्य के रूप में लेना और सिस्टम का पूरी तरह से शोषण करना ही योजना थी। हम्मा। छोटी हुआंग जनजाति की लड़की लियान ने जोर से सिर हिलाया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है और लू चांगशेंग उसकी रक्षा कर सकता है। हम माउंट शू पर वापस जा रहे हैं। लू चांगशेंग ने अपने ताओवादी वस्त्र को घुमाया, हवा का झोंका लियान को घेरे रहा और वह ऊपर तैरने लगी, जिससे उसकी खोई हुई मुस्कान प्रकट हुई, जो उसे बहुत मनोरंजक लग रही थी। लू चांगशेंग ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने नवस्वीकृत शिष्य को तलवार उड़ान में शामिल कर लिया और शू पर्वत पर लौट आए। लियान की साधना लू चांगशेंग से कहीं अधिक निम्न थी, और चूंकि वह यात्रा पर निकलने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने अपने शिष्य की यात्रा में तेजी लाने में मदद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। लू चांगशेंग के हुआंग राज्य छोड़ने के बाद ब्लैक टाइगर दाओइस्ट अभी भी लू चांगशेंग और जिया निंगजू के निशानों को हर जगह खोज रहा था। ज़ेन नान दर्रे के बाहर एक मृत पेड़ की छाल पर अचानक एक मुरझाया हुआ चेहरा उभर आया। बुजुर्ग कुम्यू पेड़ के अंदर से बाहर निकले, उनकी बेंत पहले से ही 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। पुनर्जन्म हॉल की दुष्ट तलवार इस बूढ़े आदमी को नहीं रख सकी। मुझे आश्चर्य है कि क्या पवित्र युवती सुरक्षित रूप से संप्रदाय में वापस आ गई है। 1500 साल पहले मंडप मास्टर ने माउंट शू के संप्रदाय नेता को चुनौती दी और 3 लड़ाइयों में 3 हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसका सारा सम्मान खत्म हो गया। अब मंडप मास्टर को अंततः असाधारण प्रतिभा वाला एक शिष्य मिल गया है, जो आगामी 6 पद सम्मेलन में खुद को भुनाने की कोशिश कर रहा है। पवित्र युवती को किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना चाहिए। माउंट शू के पीछे पहाड़ में सबसे बड़े वरिष्ठ शिष्य ली चांगय ने पत्थर की दीवार पर तलवार के निशान का सामना करते हुए हुआंग राज्य में लू चांगशेंग के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट को धैर्यपूर्वक सुना। ली चांगय ने धीरे से कहा, संप्रदाय के नेता को पहले से ही यह अंदेशा है कि जिया राज्य में जल्द ही एक तबाही आने वाली है। आदेश जारी करें, हर महीने माउंट शू के सभी बुजुर्गों और शिष्यों को दुगनी साधना संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई लगन से साधना करेगा और जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से आपदा से बचेगा। लू चांगशेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हालात वाकई इतने भयावह हैं? ली चांगय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा माउंट शू सैकड़ों हजारों वर्षों से ऊंचा खड़ा है। हम सभी प्रकार के परीक्षणों से गुजरे हैं और केवल एक आपदा के कारण मुरझा नहीं जाएंगे। हम तो फिर सबसे बड़े भाई ने हुआंग जनजाति की इस बेटी से कैसे निपटने की योजना बनाई है। चूंकि उसे आपने अपना शिष्य बना लिया है, इसका मतलब है कि उसका भाग्य हमारे माउंट शू के साथ है। वह आपकी शिष्या है और माउंट शू की भी शिष्या है। हमारा संप्रदाय उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। सबसे बड़े शिष्य का स्वर दृढ़ और प्रबल आत्मविश्वास से भरा था। यह माउंट शू है। शब्द बंधन है। धन्यवाद सबसे बड़े भाई। कनिष्ठ भाई विदा लेते हैं। लू चांगशेंग जानता था कि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के चरित्र के साथ, भले ही लियान के पास प्राचीन काल से मार्शल किंग दिव्यकाया थी, वह उस चीज की लालसा नहीं करेगा जो उसकी नहीं है। लू चांगशेंग अपने दूसरे शिष्य के साथ किंगयुन शिखर पर वापस लौटे और अपने पहले शिष्य लिन किंगजी को बुलाया, जो लगन से साधना कर रहा था। लिन किंगजी ने एक मासूम के शुद्ध हृदय के साथ लू चांगशेंग की अनुपस्थिति के दौरान केवल साधना पर ध्यान केंद्रित किया था, किसी भी अन्य चीज से विचलित हुए बिना। मास्टर जी, यह कौन है? आज से वह आपकी छोटी बहन है, जिसका नाम लियान है।
सबसे बड़े शिष्य के रूप में आपको अपनी छोटी बहन की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, समझे? शिष्य को अच्छी तरह याद रहेगा। बहुत अच्छा। लू चांगशेंग ने शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर की जांच की और सिस्टम ने शिष्यों की संख्या 2 दिखाई और दैनिक पुरस्कार के अवसर, शक्ति संचार दीक्षा के अवसर और सिमुलेशन के अवसर भी 1 से 2 तक बढ़ गए थे। दूसरा शिष्य लेने के बाद लू चांगशेंग इस प्रणाली का और भी बेहतर उपयोग कर सका। इसके बाद 2 गुनी खुशी आती है। अफसोस की बात है कि शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर केवल अत्यधिक प्रतिभाशाली शिष्यों को ही स्वीकार करता है, अन्यथा लू चांगशेंग सैकड़ों शिष्यों की भर्ती कर सकता था और उन्हें शक्ति संचरण और पुरस्कार के लिए कतार में खड़ा कर सकता था। अगले चरण में मैं आप में से प्रत्येक को शक्ति संचारण की दीक्षा दूंगा। लू चांगशेंग ने शक्ति संचार दीक्षा का कोई अवसर नहीं छोड़ा। क्या मास्टर को यकीन है कि वह हम दोनों को शक्ति संचारित करना चाहते हैं? लिन किंगजी एक लकड़ी के मुर्गे की तरह स्तब्ध था। एक अक्षय चार्जिंग स्टेशन की तरह उनके स्वामी को यह भय कैसे नहीं हुआ कि शक्ति प्रधान दीक्षा उनकी स्वयं की साधना को नष्ट कर देगी। अध्याय 15 मार्शल भगवान एक छोटी लड़की से प्रशिक्षण शुरू करता है। डिंग, आपने अपने शिष्य लिन किंगजी को 300 दिनों की स्वर्गीय साधना प्रदान की है, जिसने वास्तव में 60 दिनों की साधना प्राप्त की है। लिन किंगजी का वर्तमान क्षेत्र क्यूई परिवर्तन क्षेत्र की पहली परत पर है। सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद वह क्यूई परिवर्तन क्षेत्र की दूसरी परत पर चढ़ सकता है। डिंग, आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए 70 गुना प्रतिफल मिला है, स्वर्गीय साधना के 4200 दिन। डिंग, आज के लिए शक्ति संचार दीक्षा अवसरों की संख्या 1 है। आज के लिए शक्ति संचार दीक्षा अवसरों की शेष संख्या 1 है। जैसे ही लू चांगशेंग अपने गुफा निवास में लौटे, उन्होंने तुरंत अपने सबसे बड़े शिष्य के लिए शक्ति संचार दीक्षा शुरू कर दी और इस प्रणाली ने उन्हें 10 साल से अधिक की साधना प्रदान की। गुरु, आपका धन्यवाद। लिन किंगजी का चेहरा लाल हो गया, उसका शरीर अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और इस ऊर्जा को परिष्कृत करने और अपने साधना स्तर को मजबूत करने में कुछ समय लगेगा। साधना की इस दर से लिन किंगजी 1 वर्ष के भीतर गोल्डन कोर दायरे तक पहुंच सकता था। माउंट शू में शामिल होना और 1 वर्ष के भीतर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से गोल्डन कोर क्षेत्र तक आगे बढ़ना, साधना की ऐसी गति बस अकल्पनीय थी। अगली बारी आपकी है। लू चांगशेंग ने अपने छोटे शिष्य लियांग के सिर पर अपनी हथेली रखी और उसकी हथेली से सफेद भाप निकल रही थी जब उसने शक्ति संचारित करने वाली दीक्षा शुरू की। लिन किंगजी को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद लू चांगशेंग और भी अधिक कुशल और आत्मविश्वासी हो गया। उसने पहले धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण को उसमें प्रवाहित किया। जैसे ही लू चांगशेंग की आध्यात्मिक ऊर्जा ने लियान के शरीर में प्रवेश किया, उसने शिष्य के मार्शल किंग दिव्य शरीर के गहन रहस्यों की खोज की। लियान की शिरोबिंदु मोटी थी, उसके भीतर सुनहरा रक्त बहता था तथा उसका शरीर असाधारण रूप से शक्तिशाली था, जिसके कारण वह एक मार्शल साधक बनने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार था। मार्शल साधक मुख्य रूप से शरीर परिशोधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा पथबोध के साथ अपने प्रशिक्षण को बढ़ाते हैं, जो अनुसरण करने के लिए उतना ही कठिन मार्ग है। सबसे बड़े शिष्य लिन किंगजी और छोटे शिष्य लियान अलग अलग रास्तों पर थे। उनके गुरु के रूप में यह उनका कर्तव्य था कि वे अपनी शिक्षा को उनकी स्वाभाविक प्रतिभा के अनुसार ढालें तथा उन्हें उनके लिए सबसे उपयुक्त मार्ग पर मार्गदर्शन करें। लू चांगशेंग ने इसे अच्छी तरह समझा। ऐसा लगता है कि शास्त्र मंडप की यात्रा करना आवश्यक है, वहां मार्शल किंग दिव्यकाया के बारे में अभिलेख होने चाहिए। लू चांगशेंग ने मन ही मन सोचा। दुर्लभ साधना तकनीकों के भंडारण के अलावा माउंट शू के धर्म ग्रंथ मंडप में विभिन्न अभिलेख भी मौजूद थे, जिनमें विशेष संविधानों के अभिलेख भी शामिल थे। मार्शल किंग दिव्यकाया जैसे उत्कृष्ट संविधान का समुचित रूप से विकास न करना एक दुखद बर्बादी होगी। लू चांगशेंग को पता था कि मार्शल किंग दिव्यकाया रखने वाले लियान अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का सामना कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा संचरण की शक्ति को थोड़ा और बढ़ा दिया। मास्टर, मेरा शरीर बहुत गर्म लग रहा है। लियान ने पहली बार शक्ति संचारित दीक्षा का अनुभव करते हुए महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है और पसीने से लथपथ हो रहा है। उसे कोई विचार नहीं था कि आध्यात्मिक ऊर्जा के इस प्रवाह को कैसे परिष्कृत किया जाए। शांत रहो, मेरी सलाह सुनो। लू चांगशेंग ने आध्यात्मिक ऊर्जा को लियान के शरीर के भीतर प्रसारित करने का निर्देश दिया, जो अंततः उसके दांतियान में स्थापित हो गई तथा उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बन गई। लू चांगशेंग ने उन्हें 3 चक्रों के माध्यम से मार्गदर्शन किया और लियान ने प्रक्रिया सीख ली। आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप प्रसारित होने लगी, जो लगातार दांतियन में जमा होती रही। लियान ने अपनी चमकती आंखें खोलीं। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। निश्चित रूप से मार्शल किंग दिव्यकाया वाले एक शिष्य के रूप में उनमें अद्भुत प्रतिभा थी, जो एक पल में ही अवधारणा को समझ लेते थे। इस प्रकार लू चांगशेंग में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। लियान का छोटा सा चेहरा चमकीला लाल हो गया। जिस गति से वह आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था, वह उस गति के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था जिस गति से लू चांगशेंग शक्ति संचार दीक्षा का संचालन कर रहा था।
जल्द ही लियान का शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। अवशोषित करना। जब लियान ने 800 दिनों की साधना कर ली थी और वह अपनी सीमा पर पहुंच गया, तो लू चांगशेंग ने शक्ति संचार दीक्षा रोक दी। डिंग, आपने अपने शिष्य लियान को 800 दिनों की स्वर्गीय साधना प्रदान की है, जिसने वास्तव में 160 दिनों की साधना प्राप्त की है। लियान का वर्तमान क्षेत्र क्यूई परिवर्तन क्षेत्र की 5वीं परत पर है। सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद वह क्यूई परिवर्तन क्षेत्र की 6ठी परत पर चढ़ सकता है। डिंग, आपको मार्गदर्शन के लिए 50 गुना प्रतिफल मिला है। 9000 स्वर्गीय साधना। डिंग, आज के लिए उपलब्ध आपकी शक्ति प्रवेश दीक्षाओं की संख्या में 1 की कमी आई है। आज के लिए शेष संख्या 0 है। 2 शक्ति प्रदायक दीक्षाओं से प्राप्त पुरस्कारों के कारण लू चांगशेंग के डेंटियन क्यूई सागर में आध्यात्मिक ऊर्जा के 2 विशाल प्रवाह हुए, जिनसे क्यूई सागर लबालब भर गया और बहने के लिए तैयार हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के इन 2 प्रवाहों को परिष्कृत करने के बाद लू चांगशेंग किसी भी समय दाओ पैलेस क्षेत्र की दूसरी परत में कदम रख सकता था। तुमने जिस मार्ग पर चलने का चयन किया है वह तुम्हारे वरिष्ठ भाई के मार्ग से भिन्न है। दाओ की साधना के अलावा तुम्हें शरीर शोधन से भी गुजरना होगा। मेरे पास यहां आपके लिए कोई उपयुक्त साधना तकनीक नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए उपयुक्त हृदय विधि और शरीर शोधन विधि खरीदने के लिए शास्त्र मंडप की यात्रा करूंगा। लू चांगशेंग को पता था कि लियान का शरीर उसके सबसे बड़े शिष्य से अलग था और उसके पास देने के लिए कोई उपयुक्त साधना या शरीर शोधन विधि नहीं थी। लेकिन लू चांगशेंग ने माउंट शू के एक दाओ पैलेस क्षेत्र के बुजुर्ग का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया था और 10,000 योगदान अंक प्राप्त किए थे, जिन्हें खेती के संसाधनों जैसे कि खेती की तकनीक, रहस्यमय कलाकृतियों और अमृत गोलियों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था। लियान का मार्शल किंग दिव्य शरीर शारीरिक परिशोधन के लिए अधिक उपयुक्त था। उसकी वर्तमान साधना उसके वरिष्ठ भाई लिन किंगजी की तुलना में भी अधिक थी। हालांकि लिन किंगजी के पास मासूम का दिल था, जिसका मतलब था कि वह भविष्य में एक ही दिन में दाव को समझ सकता था। उसकी क्षमता उसकी छोटी बहन से कम नहीं हो सकती थी। ठीक है, आप किस प्रकार की रहस्यमय कलाकृति का उपयोग करना पसंद करते हैं? लू चांगशेंग ने अपनी आस्तीन लहराई और तलवारें, भाले, कृपाण, परशु, कुल्हाड़ी, हुक, कांटे, चाबुक, गदा, हथौड़े, ध्रुवास्त्र, नुकीली लाठी, लाठियां, बर्छे, छड़े और रेक जैसे हथियार गुफा में प्रकट हुए। माउंट शू मुख्य रूप से तलवार साधकों के लिए एक स्थान था, लेकिन यह इस बात पर जोर नहीं देता था कि सभी शिष्यों को तलवार दाव का पालन करना होगा। लियान प्राचीन हुआंग जनजाति का वंशज था और संभवतः वह तलवार दाव के लिए उपयुक्त नहीं था। लू चांगशेंग ने अपनी शिक्षाओं को व्यक्तिगत स्तर पर तैयार किया तथा शिष्यों को अपना स्वयं का सैन्य मार्ग चुनने की अनुमति दी। लियान ने अपनी आंखें झपकाईं और अंततः एक लाल लटकन वाला भाला चुना। लियान का छोटा आकार लाल लटकन वाले भाले की लंबाई के अनुपात में असंगत लग रहा था, फिर भी लू चांगशेंग ने एक अद्वितीय मार्शल भगवान का उदय देखा। लियान सिर्फ 7 साल की थी और उसमें असीम क्षमता थी। भविष्य में वह क्या हासिल करेगी यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसका गुरु उसका कितना अच्छा मार्गदर्शन करेगा। एक मार्शल भगवान का पालन पोषण एक छोटी लड़की से शुरू करने की आवश्यकता है। डिंग, आपने अपने शिष्य लिन किंगजी को तीसरी श्रेणी की अमृत गोली स्कारलेट ब्लड पिल प्रदान की है और 100 गुना प्रतिफल प्राप्त किया है। एक 5वीं श्रेणी की अमृत गोली स्कारलेट ब्लड कंसोलिडेटिंग एसेंस पिल। डिंग, आज के लिए आपके उपलब्ध उपहारों की संख्या में 1 की कमी आई है। डिंग, आपने अपने शिष्य लियान को द्वितीय श्रेणी की अमृत गोली ग्रैंड क्यूई रिटर्निंग पिल प्रदान की है और 500 गुना प्रतिफल प्राप्त किया है। 5वीं श्रेणी की अमृत गोली स्वर्गीय आत्मा की गोली। डिंग, आज के लिए आपके उपलब्ध उपहारों की संख्या में 1 की कमी आई है। लू चांगशेंग को अभी तक लियान के लिए उपयुक्त साधना तकनीक या रहस्यमय कलाकृति नहीं मिली थी और हुआंग राज्य की उनकी यात्रा में बड़ी संख्या में शीर्ष श्रेणी की अमृत गोलियां खर्च हो गई थीं, इसलिए उन्होंने इस प्रणाली को लूटने और अपनी गोलियों के भंडार को फिर से भरने के लिए 2 शिष्यों को अमृत गोलियां देने का फैसला किया। तुम दोनों नीचे जाओ और आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करो। यदि तुम्हें अपनी साधना के दौरान कोई संदेह हो तो मार्गदर्शन के लिए बेझिझक मेरे पास आओ। हाँ। छोटी बहन, गुरु को प्रणाम करो। लिन किंगजी ने लियान को माउंट शू के शिष्टाचार सिखाए। लियान ने एक सुंदर धनुष बनाया जो नक्काशीदार जेड मूर्ति जैसा दिख रहा था। जहां तक उसकी पृष्ठभूमि का सवाल है तो यह आज तक रहस्य बना हुआ है। 2 शिष्यों के चले जाने के बाद लू चांगशेंग उस प्रणाली द्वारा लौटाई गई आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने और परिष्कृत करने के लिए बैठ गए। प्रणाली द्वारा लौटाई गई आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक ठोस होती जा रही थी और लू चांगशेंग को ऊर्जा को परिष्कृत करने और अपने क्षेत्र को मजबूत करने में काफी समय लगा। धर्मग्रंथ मंडप की यात्रा अच्छी रहेगी। लू चांगशेंग ने अपनी उड़ने वाली तलवार बुलाई और माउंट शू के पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़ा। शास्त्र मंडप माउंट शू का एक पवित्र स्थल था जिसमें विभिन्न साधना तकनीकें और शास्त्र रखे हुए थे तथा जिनकी सुरक्षा दाओ पैलेस क्षेत्र के बुजुर्गों द्वारा की जाती थी। लू चांगशेंग के 10,000 योगदान अंक उच्च कोटि की खेती तकनीक के लिए विनिमय हेतु पर्याप्त नहीं हो सकते हैं,
लेकिन लियान के लिए उपयुक्त निम्नस्तरीय खेती तकनीक के लिए विनिमय करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लू चांगशेंग के पास शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर था जो उसे निम्नस्तरीय साधना तकनीकों और रहस्यमय कलाकृतियों का आदान प्रदान करने, उन्हें अपने शिष्यों को प्रदान करने और फिर सिस्टम पुरस्कारों के माध्यम से उच्चस्तरीय साधना तकनीकों और रहस्यमय कलाकृतियों को प्राप्त करने की अनुमति देता था।